हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर्स मेंटर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में झारखंड के इतिहास को पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने अभी तक झारखंड प्रदेश के विभिन्न काल में नामकरण, प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, प्राचीन काल में झारखंड तथा झारखंड में जनजातियों के प्रवेश को देखा। आज की क्लास में हम झारखंड में स्थानीय राजवंशों के उदय को पढ़ेंगे। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड में स्थानीय राजवंशों का उदय। झारखंड में निवास करने वाली बहुसंख्यक जनजातियों ने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न वंशों की स्थापना की। इसके अंतर्गत झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नाग वंश, पलामू का रक्षेल वंश, सिंहभूम के पोड़हाट में सिंह वंश, मानभूम का मान वंश के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है झारखंड का मुंडा राज। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं को ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। रीता मुंडा या रेशा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। रीता मुंडा को प्रथम जनजातीय नेता भी माना जाता है। रीता मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया पाहन के नाम पर सुतिया नागखंड पड़ा। झारखंड में मुंडाओं का आगमन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये लोग पहले मध्य भारत में रहते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात ये छोटा नागपुर में आकर बस गए। सुतिया नागखंड नामक इस राज्य में सुतिया पाहन ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया था। 7 गढ़ इस प्रकार है। पहला लोहागढ़, जिसे हम वर्तमान में लोहरदगा के नाम से जानते हैं। दूसरा पालुनगढ़, जिसका वर्तमान नाम पलामू है। तीसरा हजारीबाग। चौथा सिंहगढ़, जिसका वर्तमान नाम सिंहभूम है। मानगढ़ या मानभूम, जिसका वर्तमान नाम धनबाद है। शुरगुमगढ़, जिसका वर्तमान नाम सुरगुजा है। एंड लास्ट केशलगढ़। 21 परगना के नाम इस प्रकार है: ओमदंडा, सुरगुजा, गिरगा, बिरना, बेल सिंह, खरसिंह, कोरिया, दोईशा, जसपुर, बिरवा, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर, पोड़हाट, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहारडी, बोनाई, चंगमंगलकर। एग्जाम के नज़रिए से हम लोग अगर बात करते हैं तो इनका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने ये सब आप लोगों को बता दिया है। यह राज्य अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। छोटा नागपुर में मुंडा राज के बाद हम लोग बात करेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जो है फनी मुकुट राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप छत्र कर्ण, राम शाह, यदुनाथ शाह, शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह के बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फनी मुकुट रॉय, जिनका कार्यकाल 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक था। नागवंश की स्थापना राजा फनी मुकुट राय ने की थी। इनका जन्म 64 ईस्वी में हुआ था। फनी मुकुट राय को नागवंश का
आदि पुरुष भी कहा जाता है। जे रीड के अनुसार 10वीं सदी में नागवंशी राजा की राज्य की स्थापना हुई थी। नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। अंतिम मुंडा राजा मद्रा मुंडा तथा अन्य नेताओं के समर्थन से फनी मुकुट राय राजा बना था। फनी मुकुट राय ने सुत्याम्बे को अपनी राजधानी बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का शुद्धिकरण पुरी के ब्राह्मण ने किया। विद्याभूषण लाल तथा प्रद्युमन सिंह के अनुसार फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था। फनी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना की जानकारी 1989 ईस्वी में नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह द्वारा भारत के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई। शरद चंद्र के अनुसार राजा बनते ही फनी मुकुट राय ने झारखंड के एक बड़े क्षेत्र रामगढ़, तमाड़ जो कि रांची में है, टोरी जो कि लातेहार में पड़ता है, बरवा जो पलामू में है, को अपने नियंत्रण में ले लिया था। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था तथा गोवंशी राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह कर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी तथा पंचेत राज्य के सहयोग से क्योंझर राज्य उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और गैर आदिवासियों में बेलकुंपी गांव का रहने वाला भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या की थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली के अनुसार प्रताप राय नागवंश के चौथे शासक थे। इन्हीं के समय गुप्त साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इन्होंने अपनी राजधानी सुत्याम्बे से हटाकर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे चुटिया में बसाई तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। गौड़ शासक शशांक का शासनकाल 602 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य था। इसके समय झारखंड में नागवंशी शासक सुंदर राय एवं मुकुंद का शासन चल रहा था, जो इस वंश के क्रमशः 13वें और 14वें शासक थे। भीमकर्ण, जिनका शासनकाल 1095 से 1184 ईस्वी तक था। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश की त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के पास स्थित है, कि कलचुरी शासकों ने नागवंश पर आक्रमण किया था। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के समय गंधर्व राय नागवंश का शासक था, जिसके बाद भीमकर्ण शासक बना था। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। नागवंश में कर्ण की उपाधि कलचुरियों से प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्षैल ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भीमकर्ण ने सरगुजा के हेहय वंशी रक्षैल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्षेलों को लूटा व बरवा पलामी के टोरी, जो वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित है, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से ही भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। इसने गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर
को बनाया तथा शियानाथ देव, जो कि एक मराठी ब्राह्मण थे, के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। प्रतापकर्ण, जिनका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1469 ईस्वी तक था, सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया। प्रतापकर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खैरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेनी पड़ी। बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। छत्रकर्ण 1469 ईस्वी से 1496 ईस्वी तक। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंचपरगना क्षेत्र में रुके थे। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया तथा चैतन्य चरितमृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया है। चैतन्य चरितमृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। रामशाह 1690 ईस्वी से 1715 ईस्वी। रामशाह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। यदुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1715 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक था, यह रामशाह के बाद नागवंशी शासक बना तथा ये फर्रुखशियार के समकालीन था। 1717 ईस्वी बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपए माल गुजारी देना स्वीकार किया। सर बुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। 1719 से 22 ईस्वी तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा रहा। शिवनाथ शाह, जिनका शासनकाल सन 1724 से 1733 ईस्वी तक था। 1730 ईस्वी बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फखरुद्दौला को 12,000 रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया। उदयनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1733 से 1740 ईस्वी तक था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां था। टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। श्याम सुंदर शाह, जिनका शासनकाल 1740 से 1745 ईस्वी तक था। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खां ने इसे खदेड़ दिया। 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुजी भोसले मानभूम या धनबाद होकर वापस अपने राज्य लौट गया। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप
झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास, पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। अन्य तथ्य 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जैसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। शरणनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठाकुर ऐनी शाह शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंजी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक ऐनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। हटिया बाजार को ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। ठाकुर ऐनीनाथ शाह की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नाग वंशावली में भी किया गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। नागवंशी राज्य की राजधानियां। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियां तथा उसके संस्थापक। फनी मुकुट रॉय के समय नागवंश की राजधानी सुतियांबे थी। प्रताप राय के समय नागवंश की राजधानी चुटिया थी। भीमकर्ण के समय खुखरा। दुर्जन शाह के शासनकाल में नागवंश की राजधानी दोयशा या डोयशा थी। यदुनाथ शाह के शासनकाल में नागवंश की राजधानी पालकोट। जगन्नाथ शाह के शासनकाल में नागवंश की राजधानी पालकोट भौरो तथा उदयनाथ शाह के शासनकाल में नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी। पलामू के रक्सेल वंश। रक्सेल राजपूत वंश था जो राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए झारखंड में प्रवेश किया। ये पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक अपना स्थापित कर लिए थे। ये स्वयं को राजपूत कहते थे। पलामू में प्रवेश होने से पहले ही ये 2 दलों में बट गए। पहला हरिहरगंज व महाराजगंज से होते हुए देवगन में आकर बसे। दूसरा दल चतरा व पाकी होते हुए कुंडेलवा में आकर बस गए। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुंडेलवा में किले का निर्माण करवाया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसके शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ किया। चेरो खरवार वंश। 16वीं सदी तक रक्सेलों को चेरो शासकों ने अपदस्थ कर अपना। इन जातियों में सबसे प्रमुख खरवार जनजाति थी, जिसने पलामू के जपला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। प्रताप धवल खरवार इस जनजाति का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसके शिलालेख बिहार के तिलैत, ताराचंडी एवं फूलवारी से मिले हैं। दक्षिण भारत से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति ने उराव के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। सोन एवं उत्तरी पश्चिमी भाग, जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है, में अपना शासन स्थापित किया तथा 14वीं से 18वीं सदी तक शासन किया। अब हम आगे पढ़ेंगे पलामू का चेरो वंश। इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी।
चेरों ने रक्सेलों को पराजित कर राज्य की स्थापना की थी। साहिब राय, जिनका शासनकाल 1697 से लेकर 1716 तक था। बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुख सियार के समकालीन। रंजीत राय, जिनका शासनकाल 1716 से 22 ईस्वी तक था। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार शरबुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने शरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। जय कृष्ण राय, जिनका शासनकाल 1722 से 70 ईस्वी तक था। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5,000 रुपये सालाना कर वसूल किया। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया। 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खां ने भी जयकृष्ण पर 5,000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खां ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। 1750 से 65 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जय कृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। अब हम पढ़ेंगे सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम में पोड़हाट के सिंह वंश का प्रभुत्व था। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबुंगा के नाम पर हुआ है। W. हंटर ने द इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया में सिंहभूम को पोड़हाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा है। टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंहदेव ने अपनी पुस्तक सिंहभूम सरायकेला खरसावा थ्रू द एजेस में सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास वंश प्रभा का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंहों का आगमन इस क्षेत्र में 7वीं सदी के अंत में 693 ईस्वी में हुआ था, जो राजस्थान क्षेत्र के राठौर राजपूत के वंशज थे। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिला है। पहली शाखा 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भूइयों व सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। प्रथम शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, जिन्होंने पोड़हाट राज्य की स्थापना की थी। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन लोगों ने नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, मगर बाद में ये स्वतंत्र हो गए। दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह, जिनका शासनकाल 1205 से 62 ईस्वी तक था, ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर, जिनका शासनकाल 1262 से 71 ईस्वी तक था। इनकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। काशीराम सिंह के बाद
शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुलदेवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ ही समय बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें वापस राज्य लौटने की अनुमति दे दी गई। इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह था, जो क्रूर, निर्दयी और विलासी था। इसके अत्याचारों ने भुइयां विद्रोह को जन्म दिया था। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बना तथा इसके बाद इसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला तक जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यही सरायकेला राज्य बना। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा कंगसाई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा का विस्तार किया तथा उत्तर पूर्व में गम्हरिया व खरसावा पर भी कब्जा किया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह था तथा अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ गद्दी पर बैठा। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल के समय पोरहाट क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। हो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। इसके समय में कोल लड़ाका सिंहभूम से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश जिनमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मानभूम का मानवंश। मानवंश की जानकारी का स्रोत 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख जो हजारीबाग में है और कवि गंगाधर द्वारा लिखित 1373 से 78 ईस्वी के बीच का गोविंदपुर जो कि धनबाद में है का शिलालेख से प्राप्त होती है। स्थानीय भूमिजों ने इनके बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध 10वीं सदी में भूमिज स्वराज्य आंदोलन चलाया था। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर, विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत क्षेत्र पलायन कर गई थी। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। रामगढ़ राज्य। इस राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। बागदेव सिंह और उनके बड़े भाई सिंहदेव सिंह नागवंशी शासक के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से मतभेद के बाद वे बड़का गांव क्षेत्र में कर्णपुर आ गए तथा वहां के स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अन्य 21 परगना पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इनको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ, जिनका शासनकाल 1667 ईस्वी से लेकर 1724 ईस्वी तक रहा था। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 ईस्वी में मगर सिंह के पुत्र रणभस्त खां ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह रामगढ़ का शासक बने, जिनका शासनकाल 1724 से 63 ईस्वी तक था। इन्होंने 6 राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया तथा 1747 ईस्वी में
रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह राज्य विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा। हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया। 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने हेतु विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में मरकत खां और असदुल्ला खां को विष्णु सिंह पर आक्रमण करने भेजा था। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना तथा उसने 6 राज्य को रामगढ़ में मिला लिया। रामगढ़ राज्य के राजाओं ने समय समय पर अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया। इसकी प्रथम राजधानी सीसिया तथा अंतिम राजधानी पद्मा थी। रामगढ़ राज्य की राजधानियां का क्रम निम्न प्रकार है। बागदेव सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी सीसिया थी 1368 ईस्वी में, लेकिन बाद में बागदेव सिंह ने इसे बदलकर उर्दा कर दिया। हेमंत सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम, दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ की राजधानी रामगढ़ थी तथा तेज सिंह के शासनकाल में रामगढ़ की राजधानी इचाक और ब्रह्मदेव नारायण सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी पद्मा थी। तेज सिंह के समय राज्य की दूसरी शाखा स्थापित हुई तथा ब्रह्मदेव के समय राज्य की तीसरी शाखा स्थापित हुई। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। खड़गडीहा राज्य 15वीं सदी में हजारीबाग और गया के बीच के क्षेत्र में निवास करने वाली बंद खत जाति को परास्त कर हंसराज देव ने खड़गडीहा राज्य की स्थापना की। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला क्षेत्र तक है। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खड़गडीहा राज्य के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव आदि थे। ढालभूम का ढाल वंश। ढालभूम का विस्तार सिंहभूम में था। पंचेत की तरह ढाल राजा संभवतः धोबी जाति के थे। बेंगलर के अनुसार ढाल राजा ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था, जिससे उत्पन्न बालक ने ही ढालभूम राज्य की स्थापना की थी। ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। पंचेत राज्य। पंचेत राज्य मानभूम वर्तमान धनबाद का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की स्थापना का संबंध काशीपुर के राजा अनित लाल से है। जब वह अपनी रानी के साथ ठाकुर द्वारा अर्थात जगन्नाथपुरी की यात्रा पर था, तब अरुण वन अर्थात पंचेत में रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। यह बालक बड़ा होकर पंचेत का प्रथम शासक बना। इसने पंचेतगढ़ किले या पंचकोट का निर्माण करवाया। इस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या चव्वर था। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया। अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के प्रमुख स्मारक या स्थान। हाराडी मंदिर समूह, जो कि रांची के तमाड़ में स्थित है और यहाँ पे दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। शाहपुर किला, यह पलामू के मेदिनी नगर में पाया जाता है।
असुर स्थल खूंटी में क्रमशः 5 स्थलों में स्थित है, जो इस प्रकार है। पहला है खूंटी के कुजला में, दूसरा खूंटी के खूंटी टोला में, तीसरा खूंटी के सारीद कील में, चौथा खूंटी के कथर टोली में एवं पांचवा खूंटी के हंसा में। ये सारे के सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। नेक्स्ट है हमारा पुराना किला, जो कि पूर्वी सिंहभूम के रुआम में स्थित है। यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट है पुराना टीला कुलगढ़ा, जो कि सरायकेला खरसावा के ईटागढ़ में स्थित है। यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है। तो आज के इस क्लास में हमने झारखंड में राजवंशों के उदय को देखा, जिसमें हमने विस्तार से अलग अलग राजवंशों को पढ़ा, जिसमें से हमने पहला पढ़ा झारखंड में मुंडा राज, दूसरा छोटा नागपुर खास का नागवंश, तीसरा पलामू का रक्सेल वंश, चौथा सिंहभूम के पोड़हाट में सिंह वंश तथा पांचवा मानभूम का मान वंश को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मध्यकाल में झारखंड पढ़ेंगे। थैंक यू।